कल्पना कीजिए कि कोई इंसान न एक ऐसी इमारत की छत पर खड़ा है जो चारों तरफ से भयंकर आग की लपटों में घिरी हुई है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर वो इंसान वहीं खड़ा रहता है तो जलकर राख होना तो तय है, लेकिन अगर वो नीचे छलांग लगाता है तो मौत या कोई बहुत ही गंभीर चोट लगना भी बिल्कुल पक्का है। सही कहा। और अब अगर वो नीचे कूदने का फैसला कर भी लेता है तो क्या कोई ये कह सकता है कि ये उसकी पसंद थी या उसका कोई विकल्प था? जाहिरन नहीं। मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस एक हताश इंसान की जिंदा बचने की एक बहुत ही अंधी और भयानक कोशिश है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा से ही कुछ बहुत चुभने वाले सवालों का सामना होने वाला है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जरूरी भी हैं। तो बुक बातें की इस नई चर्चा में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आज एपिसोड 2 घर से बाजार तक के मूल पाठ की गहराइयों में उतर रहे हैं। आज का हमारा मिशन सुमन नाम की एक महिला की बहुत ही दर्दनाक यात्रा का विश्लेषण करना है, जहां वो अपने घर की जो सुरक्षित मानी जाने वाली चौखट होती है ना, वहां से निकलकर बाजारे हुस्न की अंधेरी दुनिया तक पहुंचती है। हाँ, और इस पूरी यात्रा में ना जो चीज सबसे ज्यादा बेचैन करती है वो है सुमन का वो पहला कदम। बिल्कुल। मतलब पाठ हमें उस क्षण पर ले जाता है जब सुमन अपना घर छोड़ती है और बिना पीछे मुड़े छोड़ देती है। बिल्कुल, बिना पीछे मुड़े। कोई प्लान नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई ऐसा दोस्त नहीं जो बाहर उसका इंतजार कर रहा हो। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चार दीवारी के भीतर बिताई हो, राइट। एक तयशुदा ढांचे में, उसका अचानक बिना किसी सेफ्टी नेट की दुनिया में कदम रखना। बाप रे, वो भी एक ऐसी दुनिया जो कमजोरों के लिए बिल्कुल भी दयालु नहीं है। हाँ, मतलब ये कोई एडवेंचर या साहसिक यात्रा की शुरुआत नहीं थी यार। राइट। ये सिर्फ एक भयानक मजबूरी का नतीजा था। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। मेरा मतलब है विस्तार से समझते हैं। सुमन का ये कदम उस क्रूर दुनिया में प्रवेश था और यहीं से बाहरी दुनिया की कड़वी सच्चाई सामने आती है। मतलब जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि घर से बाहर कदम रखते ही इंसान को सबसे पहले भूख या फिर रहने की जगह की चिंता सताती होगी, जो कि बहुत लॉजिकल है सोचना। हाँ, लेकिन स्रोत सामग्री हमें एक अलग ही रियलिटी दिखाती है। बाहरी दुनिया ने सुमन का स्वागत कोई खुली बाहों से नहीं किया, बल्कि घूरती हुई नजरों और वो जो चुभती हुई कानाफूसी होती है ना। बिल्कुल, और ये बहुत डरावना होता है। मतलब बिना किसी सहारे के दुनिया में कदम रखना ऐसा है जैसे बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूद जाना। बहुत सही उपमा है ये। है ना, जहाँ गिरने का डर तो है ही, लेकिन नीचे खड़े लोग बचाने की बजाय बस तमाशा देख रहे हैं। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि जब इंसान के पास कोई रास्ता ना बचे तो क्या निराशा सबसे पहले उसके आत्मसम्मान को ही निगल जाती है? देखिए, इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। समाज का ये जो बर्ताव है ना, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक स्थापित व्यवस्था है, सिस्टम है पूरा। जब कोई इंसान, और खासकर अगर वो एक महिला हो, समाज के तय किए गए उन सुरक्षित या स्वीकार्य दायरों से बाहर आती है, तो समाज उसे एक इंसान के रूप में देखना ही बंद कर देता है। मतलब वो उसे एक टूटे हुए नियम की तरह देखते हैं। बिल्कुल, वो घूरती नजरें और पीछे होने वाली कानाफूसी ना असल में समाज का एक हथियार है। ये बताने का तरीका है कि देखो, तुमने हमारी सुरक्षा का दायरा छोड़ दिया है, इसलिए अब तुम हमारे सम्मान के भी हकदार नहीं हो। ओ, मतलब ये एक तरह की सोशल पुलिसिंग है। हाँ, बिल्कुल सोशल पुलिसिंग ही है। तो मैं इस पर थोड़ा और जोर देना चाहूंगी। क्या गरिमा इतनी कमजोर चीज है जो सिर्फ लोगों के देखने भर से छिन जाती है? मेरा मतलब है, क्या ये समाज का तिरस्कार ही है जो सबसे पहले सम्मान को निगलता है, या उस इंसान के अंदर पल रही अपनी निराशा? ये दोनों का एक बहुत ही घातक मिक्स है। मतलब गरिमा पूरी तरह से सिर्फ एक अंदरूनी भावना नहीं होती, ये इस बात पर भी टिकी होती है कि आसपास की दुनिया आपके वजूद को कैसे स्वीकार कर रही है। सही बात है। जब समाज लगातार किसी को हाशिए पर धकेलता है ना, उसे हर कदम पर यह एहसास दिलाता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, तो वो व्यक्ति साइकोलॉजिकल तौर पर टूटने लगता है। और पाठ भी तो यही कहता है कि धीरे धीरे निराशा ने सुमन के सम्मान की जगह ले ली। एकदम सही। जब आपको हर दिन, हर पल सिर्फ तिरस्कार मिलता है, तो आपका अपना दिमाग भी उस तिरस्कार को सच मानने लगता है। सर्वाइवल मोड में जीवित रहने की जद्दोजहद में आत्मसम्मान एक ऐसी लग्जरी बन जाती है जिसे एक बेघर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। और शायद यहीं से कहानी सबसे खौफनाक मोड़ लेती है। हाँ,
मतलब जब निराशा अपनी चरम सीमा पर होती है, जब आत्मसम्मान की दीवारें पूरी तरह ढह चुकी होती हैं, तब शोषण एक विकल्प का रूप पहनकर सामने आता है। बिल्कुल, एक झूठा विकल्प। स्रोत के अनुसार ना, इसी घोर अंधेरे में सुमन की मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो उसे एक नया ऑप्शन दिखाती है, बाजारे हुस्न का रास्ता। और उसे बताया जाता है कि वहां उसकी कद्र होगी, उसे वो सब मिलेगा जो ये बाहरी समाज उसे देने से मना कर रहा है। स्रोत का वो सबसे अहम और चुभने वाला तथ्य याद है आपको? एक ऐसी जगह जहां सुंदरता की कद्र थी लेकिन सम्मान बिकता था। हाँ, बिल्कुल यही। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है ना, वो ये है कि ये तथाकथित विकल्प असल में काम कैसे करता है। मतलब ये कोई साधारण बाजार नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी व्यवस्था का अर्थशास्त्र है। बाजारे हुस्न कोई ऐसी जगह नहीं है जो बस अचानक रातों रात बन गई हो। ये एक ऐसा बाजार है जो समाज की इसी सड़ी हुई व्यवस्था पर पलता है। ये हाशिए पर धकेले गए लोगों को ढूंढता है, जहां इंसान का शरीर एक प्रोडक्ट बन जाता है। हाँ, और इसके बदले में जो कीमत वसूली जाती है वो है उसका बुनियादी मानवीय सम्मान। जीवित रहने के लिए सम्मान का एक सीधा सौदा। लेकिन और यहीं पर ना बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मुझे इस विकल्प वाले शब्द से ही सख्त आपत्ति है। बताइए। क्या हम इसे वाकई एक चॉइस या विकल्प कह भी सकते हैं? मतलब जब ये पूरी तरह से मजबूरी में उठाया गया कदम हो, आपके पीछे एक ऐसा समाज है जो आपको भूखा मारने पे तोला है, और आगे बाजारे हुस्न है जो आपको सिर्फ जिंदा रखने को तैयार है। तो ये कोई चुनाव कैसे हो सकता है ना? एग्जैक्टली। ये तो ऐसा है जैसे कोई आपको समुद्र के बीचों बीच धकेल दे और फिर एक लाइफ जैकेट इस शर्त पर दे कि अब से आपकी सांसों पर उसका कब्जा होगा। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। इसे सोशियोलॉजी में एक बहुत ही जानी मानी थ्योरी से समझाया जाता है, जिसे कोवर्स्ड कंसेंट या मजबूरी में दी गई सहमति कहते हैं। मजबूरी में दी गई सहमति। हाँ, जब किसी व्यक्ति के पास सम्मान के साथ जीने का कोई भी सुरक्षित विकल्प नहीं छोड़ा जाता ना, तो उसके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला स्वतंत्र नहीं होता। बाजार का तो काम ही यही है। ने सुमन को जो रास्ता दिखाया वो कोई अपॉर्चुनिटी या अवसर नहीं था, वो एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल था। सुमन ने बाजारे हुस्न को नहीं चुना था यार, उसने बस उस शाम भूख से न मरने को चुना था, और उस जीवित रहने की कीमत उसका पूरा अस्तित्व था। और स्रोत सामग्री इस बात को बहुत साफ करती है कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं था जिसे सुमन ने बस आसानी से एक झटके में मान लिया हो। ये समझना जरूरी है कि उसने इस दुनिया को तुरंत नहीं अपनाया था। बिल्कुल नहीं, शुरू में तो उसने पूरा विरोध किया था। हाँ, उसकी आत्मा, उसका जमीर इस काम के खिलाफ चीख रहा था। ये एक बहुत लंबी मानसिक और आत्मिक लड़ाई का अंत था। जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं ना, तो ये बिल्कुल एक किले की घेराबंदी या सीज के समान लगता है। किले की घेराबंदी? हाँ, मतलब जैसे पुराने समय में जब कोई सेना किसी किले की दीवारें बाहर से नहीं तोड़ पाती थी, तो वो क्या करते थे? वे बस उसके चारों तरफ डेरा डाल लेते थे और इंतजार करते थे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये मानवीय जरूरतों के आगे हार मान लेने की बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। किले की दीवारें इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वो कमजोर थीं, बल्कि इसलिए गिरती हैं क्योंकि अंदर का राशन और सप्लाई खत्म हो जाता है। एकदम सही। सुमन का मन और शरीर वो किला था, और इस घेराबंदी में समाज के पास 3 सबसे बड़े और क्रूर हथियार थे: भूख, अकेलापन और बेबसी। उफ, और ये तीनों कितने भयानक हैं। बहुत भयानक। जब भूख और अकेलापन हावी होते हैं ना, तो आत्मा की आवाज दबने लगती है। इन तीनों चीजों ने धीरे धीरे उसके विरोध को तोड़ दिया। मतलब पहले भूख को ही ले लीजिए। भूख सिर्फ पेट का खाली होना तो है नहीं, ये एक ऐसी शारीरिक यातना है जो इंसान के सोचने समझने की ताकत खा जाती है। जब शरीर को एनर्जी नहीं मिलती, तो दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है जो नैतिकता की परवाह करता है। बिल्कुल, दिमाग बस एक ही बात बोलता है, सर्वाइव करो। और फिर उसके साथ जब अकेलापन जुड़ जाए, मतलब इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक इंसान भी नहीं जो आपकी तरफ इंसानियत से देखे। वो जो आइसोलेशन है ना, वो इंसान को विश्वास दिला देता है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। और अंत में बेबसी, ये एहसास कि आप चाहे जितनी जोर से चीख लें, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। और अंततः एक दिन सुमन उस दुनिया का हिस्सा बन गई। किले के दरवाजे खुल गए, और ये सिर्फ एक पेशा बदलना नहीं था, ये एक आत्मा का पूरी तरह से टूट जाना था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आकर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब जिस समाज ने उसे मजबूर किया,
जिसने उसे सबसे पहले जज किया था, अब वो समाज उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। और ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। और यहीं पे ना समाज का सबसे घिनौना और दोगला चेहरा बेनकाब होता है। कहानी में हम देखते हैं कि वही समाज, वही लोग जिन्होंने दिन के उजाले में सुमन को जज किया था, हाँ, जिसने उसे एक गिरा हुआ इंसान माना था, वही लोग अब रात के अंधेरे में उसी के दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन इस बार जज करने नहीं, ग्राहक बनकर। पाखंड का एक बिल्कुल नया चेहरा सामने था। बिल्कुल, जो लोग दिन में नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं ना, वही बंद दरवाजों के पीछे बाजार के सबसे बड़े ग्राहक बन जाते हैं। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? मतलब एक तरफ वो पाखंडी समाज है जो अपनी वासना को पैसे के जोर पे छुपा रहा है, और दूसरी तरफ दरवाजे के अंदर खड़ी सुमन। बाहर से देखें तो लगता है कि सुमन इस नई दुनिया को अपना लिया है, लेकिन अंदर से स्रोत स्पष्ट कहता है कि सुमन अभी भी खुद की तलाश कर रही थी। ये जो मानसिक द्वंद्व है ना, इसे मनोविज्ञान में डिसोसिएशन कहते हैं। डिसोसिएशन। हाँ, जब इंसान शारीरिक रूप से सरवाइव करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, तो वो खुद को दो हिस्सों में बांट लेता है। एक वो शरीर जो ग्राहकों से मिलता है, मुस्कुराता है, और दूसरा उसका वो आंतरिक अस्तित्व जो कहीं बहुत गहरे दब गया है। एग्जैक्टली, जो उस घर से निकले हुए पहले कदम की यादों में कहीं अटका हुआ है। वो बस उस आईने में खुद को पहचानने की कोशिश कर रही थी। बाप रे, ये चर्चा ना हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारे जो भी श्रोता इस पूरी यात्रा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि अक्सर हम बाहरी सतह को देखकर किसी के फैसलों को जज कर लेते हैं, बिना ये जाने कि उस इंसान ने कितनी भूख और बेबसी झेली होगी। बिल्कुल, हम ये जाने बिना अदालत लगा लेते हैं कि उस इंसान को उस कगार तक धकेलने में हमारे ही समाज का कितना बड़ा हाथ है। क्योंकि कोई भी बाजार सिर्फ बेचने वाले से तो चलता नहीं है। सही कहा। जब तक समाज में ऐसे लोग हैं जो बेबसी को खरीदने के लिए अपनी जेबें भरी रखते हैं, तब तक बाजारे हुस्न जैसी जगहें कभी खत्म नहीं हो सकती। तो अपनी इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगी कि सुनने वाले एक ऐसे विचार पर सोचें जो मूल स्रोत से ही प्रेरित है। एक ऐसा सवाल जो हमें आईने में झांकने पर मजबूर कर दे। बताइए। अगर कोई समाज किसी इंसान को इतनी गहराई तक धकेल दे जहां उसे जिंदा रहने के लिए अपनी गरिमा बेचनी पड़े, और फिर वही समाज उसका ग्राहक बन जाए, तो असल में बाजार में बिका कौन है? बहुत गहरा सवाल है ना? क्या वो इंसान की देह है या उस समाज की नैतिकता? इसका जवाब तो समाज के हर इंसान को खुद ही खोजना होगा। बिल्कुल। और इसी गंभीर विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ गहराई तक उतरने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अगर ये चर्चा अर्थपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। बुक बातों को सब्सक्राइब करने का आग्रह है ताकि हम ऐसे ही और मुद्दों पर बात कर सके। हमारे श्रोताओं से बस यही कहना है कि ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी जारी रहेगी।